अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। भाई ज़कात के मामलात में अब हम अपने इंतहाई मकामात तक पहुँचने लगे। सिर्फ दो चीज़ें रह गई हैं, एक डिडक्टेबल लायबिलिटीज़ आपको बतानी है और इसके बाद ज़कात के हिसाब का तरीका बताना है। बहुत आसान तरीका है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा हमारे सामने। तो डिडक्टेबल लायबिलिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये है कि भाई शरीयत ने जिन लायबिलिटीज़ को लायबिलिटीज़ माना है, जो शरीयत की इस्तिलाह में वाक़तन आपके ऊपर एक वाजिबुल अदा अशिया हैं, उनको आप ज़कात के निसाब में जो ज़कातेबल एसेट्स हैं उसमें से माइनस कर दोगे अपनी एक्चुअल वैल्यू पे जो आपके ऊपर वाजिबुल अदा है, और माइनस करने के बाद जो नेट चीज़ बचेगी उसकी ज़कात अदा की जाएगी। लेकिन जिनको शरीयत ने आपके ऊपर लायबिलिटी माना ही नहीं है, जिनके बारे में शरीयत की राय ये है कि ये चीज़ लायबिलिटी बनने की हकदार ही नहीं है, ये हकीकी लायबिलिटी है ही नहीं आपकी, तो उस चीज़ के हवाले से फिर हम ये कहेंगे कि भाई इसको आप अपने ज़कातेबल एसेट्स में से माइनस भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे सूद दे रहे हैं आपने किसी से कर्ज़ा लिया, सूदी कर्ज़ा लिया, बैंक से, किसी कन्वेंशनल बैंक से पैसे ले लिए और उस सूदी कर्ज़े की मदद में आपको अब उसको सूद भी देना है। तो अगर अब आप पे सूद वाजिबुल अदा है दुनियावी एतबार से, अकाउंटिंग और फाइनेंस की पर्सपेक्टिव से, लेकिन दीन ये कहता है कि सूद वाजिबुल अदा नहीं होता, सूद का मामला आज ख़त्म करो, जो सूद आपके सर पे है वो ख़त्म। दीन सूदी ट्रांजैक्शंस को सही नहीं मानता, सूद को लायबिलिटी नहीं मानता, इसलिए डिडक्टेबल लायबिलिटीज़ में आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो माइनस होगा, लेकिन जो उसके ऊपर लगने वाला सूद है वो माइनस नहीं होगा। इसी तरह आप देखोगे तो कहीं आपने जुए की ट्रांजैक्शन की हुई है, क़िमार है आपके सर पे, तो वहाँ पे भी आपका वो जो सूदी मामला है, जो जुए का मामला है, उसके ऊपर जो आपको पैसा मिलना है वो आपका डिडक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से कहीं नाजायज़ मामलात आपने किए, किसी से नाजायज़ खिदमात ली हैं, गुनाह के काम की खिदमात ली हैं, उस खिदमात के एवज़ उसको पैसे देना आपके ऊपर वाजिबुल अदा है। वो दुनियावी एतबार से बेशक आपके ऊपर वाजिबुल अदा होंगे, लेकिन दीन उनको वाजिबुल अदा नहीं मानता। किसी से आपने गाना गवाया, आप किसी को बुला के बड़ी महफिल के अंदर और बड़ी पेमेंट पे आपने उसको बुलाया, वो गाना गा के किया, आप उसकी पेमेंट आपके सर पे ड्यू है, तो दीन तो कहता है कि गाना सुनना, गाना के ऊपर जितने भी मामला हैं वो नाजायज़ और हराम है। तो उसके हवाले से अगर उसकी कोई पेमेंट ड्यू है तो वो आपकी डिडक्टेबल लायबिलिटीज़ के अंदर नहीं आएगी। क्या चीज़ आएगी डिडक्टेबल लायबिलिटीज़ के अंदर? आपने किसी से कर्ज़ा लिया था, वो कर्ज़ा अभी तक आपने अदा नहीं किया है, तो उस कर्ज़े की मद में आपके ऊपर लाजिम बात है, एक डेट खड़ा है, उस डेट को पे ऑफ करना है आपने, तो वहाँ पे वो आपके मामलात में दाखिल लाजमी होगा कि वो डिडक्टेबल लायबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा। कोई चीज़ आपने ख़रीदी है, उसके पैसे भरने हैं, अभी आपने पैसे भरे नहीं हैं, तो वो भी डिडक्टेबल लायबिलिटीज़ के अंदर आएगी। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ वाज़े करता चलूँ कि इस्लामी बैंकारी के अंदर आजकल हम देखते हैं कि कर्ज़ों का मामला तो होता नहीं है, ख़रीदो फरोख्त का मामला होता है या दीगर चीज़ों, रेंटल का मामला हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम हर चीज़ को लोन ट्रीट करते हुए मसला पूछते हैं कि यार मैंने बैंक से घर लिया था, अब घर के अंदर मेरे ऊपर इतनी किस्तें, तो भाई अगले बंदे को ये बताओ कि मैंने घर लिया है डिमिनिशिंग मुशारका पे, मैंने घर लिया है मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, इजारा के तौर पे या किसी और मोड ऑफ फाइनेंस इस्तिस्ना के ऊपर मैंने घर लिया है, जो भी मामला आपने तय किया है उसके ऊपर आप बताओ अगले को, ताकि वो उस हिसाब से आपको जवाब दे सके। तो इस्लामी बैंकों में इस वक्त जो मामला हो रहे हैं उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा, आगे एक और डॉक्यूमेंट है मेरे पास, उसी को यूटिलाइज़ करते हुए, जैसे ये डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट यूज़ करके मैं आपको सारी बातें इंशाल्लाह कोशिश करूँगा क्लियर करने की कि इस्लामी बैंक से अगर आपने कोई मामला किया हुआ है तो अब आपकी ज़कात की तारीख़ आ गई है, तो उसकी ज़कात की ट्रीटमेंट आपने कैसे करनी है, मामला कहाँ खड़ा है और उस जगह पे जहाँ वो खड़ा है वहाँ पे आपने ज़कात की अदायगी के अंदर क्या मामलात को लेके चलना है, तो वो इंशाल्लाह अपनी जगह पे बात आ जाएगी। लेकिन अभी ये बता रहा हूँ कि आपने अगर कहीं हकीकी तौर पे पैसे लेके कर्जा लिया हुआ है नकदी में, या आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, उसका सामान आपके ऊपर वाजिबुल अदा है, या आपके ऊपर बिजली गैस पानी का कोई यूटिलिटी बिल है, या आपके नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फ़ीस, उसकी वैन की फ़ीस वो आपके सर के ऊपर ड्यू है, या आपके घर पे काम करने वाले आपके मुलाजमीन हैं, आपके दफ्तर में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें आपके ऊपर ड्यू हैं,
یا اسی طریقے سے ٹیکسز کچھ ہیں جو آپ کے سر پہ ڈیو کھڑے ہیں، آپ کے اوپر واجب الادا ہیں، وہ ابھی آپ نے بھرنے ہیں، تو وہ آپ کی ڈیڈکٹیبل لائبلٹیز کے اندر آئیں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ یا آپ نے بی سی کہیں ڈالی تھی، وہ بی سی آپ کی کھل گئی ہے، آپ پیسہ لے کے استعمال کر چکے ہو، اور ابھی واجب الادا قسطیں آپ کے سر پہ بی سی کی کھڑی ہیں، تو وہ ساری قسطیں آپ کی ڈیڈکٹیبل لائبلٹیز کے اندر آئیں گی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کی جو زکوٰۃ کا حساب ہے اس میں سے مائنس ہو سکتی ہیں، اور مائنس کیا نہیں ہوں گی وہ آپ کو پہلے بتا دی ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں دین سیکھ کے اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اگلا پیغام اس کے اندر یہ بتاؤں گا کہ بھائی زکوٰۃ کا حساب کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد کچھ شاید ایسی ضروری مسائل ہوں گے زکوٰۃ کے حوالے سے، جیسے پروویڈنٹ فنڈ کے حوالے سے ایک ویڈیو بنانے کا ارادہ ہے، شاید اس سیریز کا پارٹ نہ ہو، بعد میں شاید اس کے ساتھ ہی آ جائے، تو وہ ایک چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک اور چیز جس کے اوپر بات کرنے کا نیت ہے وہ بینکس کے حوالے سے، کہ بینک میں اگر آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہوئی ہے تو اس کی زکوٰۃ کی ٹریٹمنٹ آپ کیسے دیکھو گے۔ اسی طریقے سے اور دیگر کچھ شیئرز کے مسائل ہیں جو بیان کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، انشورنس کے مسائل ہیں جو بیان کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے اوپر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ نے زندگی دی، توفیق دی، تو انشاءاللہ ان پہ بھی بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اگلی ویڈیو آخری شاید ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔